हेलो नीटी स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको डायमेंशंस बता दिया था, तो इस क्लास में हम थोड़ा स्टार्टिंग करेंगे कुछ पीवाईक्यू से। ठीक है, तो चलिए कुछ पीवाईक्यू लिख लेता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द क्वांटिटीज ऑफ विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहा है और बोला कि सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होगा, इनमें से कौन सा डायमेंशन इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो पहले हमको सॉलिड एंगल का डायमेंशन पता होना चाहिए। सॉलिड एंगल बताइए, इसका मैंने बताया था आपको, क्या यूनिट बताया था। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है क्या इसका? स्टेरेडियन। और इसका डायमेंशन क्या होता है? ये होता है डायमेंशन लेस होता है। सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है आपका, ठीक है ना, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया में क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और आपका आर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब कि 1 हो जाएगा। यानी कि बोला जाए तो सॉलिड एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। अब एंगल, सॉलिड एंगल जैसे डायमेंशन लेस होता है, उसी तरह का एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। जैसे एंगल इक्वल क्या होता है? आर अपॉन रेडियस। आर का मतलब लेंथ, आर का मतलब लेंथ क्या हो जाएगा? ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या दिया? एंगल 1 2 3, और ये आर्क दिया। आर्क का मतलब क्या होगा? लेंथ होगा। मतलब ये वाला तो नहीं होने वाला। सबसे पहले लेंथ डायमेंशन लेस नहीं है। और एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड मतलब आपको समझ में आता है, स्पीड के बारे में बात कर रही है। तो फिर और एंगुलर स्पीड मतलब कि आपका ओमेगा के बारे में बात कर रहा है, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा आपका डायमेंशन लेस नहीं होता है। और देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है ना। अब हम एक एक करके चेक कर लेंगे। पहला वाला क्या दिया है? स्ट्रेन एंड एंगल। ठीक है, एंगल तो डायमेंशन लेस है। और स्ट्रेन देखिए क्या होता है। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? आप पढ़े होंगे, स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा एल बाई एल, मतलब चेंजिंग लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये भी क्या लेंथ है? ये भी क्या लेंथ है? अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो एल डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन मतलब कि पहला वाला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा वाला में देखिए स्ट्रेस आ जा रहा है, एंगल आ जा रहा है। ठीक, एंगल तो ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है? देखिए स्ट्रेस का फार्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होगा? एम एल टी की पावर -2 और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये डायमेंशन लेस नहीं होने वाला है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? स्ट्रेन एंड एंगल दोनों क्या है आपका? डायमेंशन लेस है। सॉलिड एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच हैव डायमेंशन रेसिप्रोकल ऑफ मास की पावर क्या होगा? -1। अब हमें देखना है इन सभी ऑप्शंस में मास के ऊपर -1 किसमें आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके सबका डायमेंशंस लिखेंगे। तो ऊपर वाला को हम इरेज कर देता हूं। अभी देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच हैव डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, मतलब मास की पावर क्या? -1 है। ठीक है, तो देखिए इसको करते करते बच्चों, देख एंगुलर, पहला ऑप्शन क्या? एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। ठीक है ना। तो क्या होता है? एम मतलब मास, मास को एम से लिख दिया। वी मतलब एल टी की पावर -1, आर मतलब एल लिख दिया। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पर -1। ये तो मतलब कि क्या बोलते हैं इसमें, देखिए मास की पावर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये तो पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन बी देखते हैं। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप देखिए इसको तो पता होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का आप डायमेंशंस याद कर लो क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है? आप पढ़े होंगे हीट ट्रांसफर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कोई भी रॉड है, अब इसको मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, क्यू हीट दे रहा हूँ, तो आपको पता है डेल्टा क्यू बाई डी टी ऐसे बोल देते हैं हम लोग। क्या होता है बताइए? क्या होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है θ1 माइनस θ2 के। ठीक है, और क्या होता है? इनटू में इसका एरिया होता है डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, और यहाँ पर के आ जाता है। इसके बारे में अच्छे से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल में देखिए फार्मूला है, ये क्या है? क्या इसको बोलेंगे? इसी के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
समझ में आया अच्छे से? चलिए देखिए, आप थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशंस निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्या है, ये क्या है, हीट है और रेट, तो इसको हम बोल सकते हैं हीट मतलब एनर्जी, mL²T⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाय T। ओके फाइन। अब क्या होगा, इधर क्या होगा, K रख देते हैं, इसको निकालेंगे हम, और इसका क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है, केल्विन माइनस केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, L² डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, एक L इसके कट जाएगा, काट दीजिए यहाँ से यहाँ, फिर इसको नीचे भेज दीजिए, फिर माइनस में जाएगा तो यहाँ पर एक L बच जाएगा, इस L को इस L से गायब कर दीजिए, आपका ये बचा। और यहाँ पर देखिए केल्विन को नीचे ला दीजिए और इसको टाइम को ऊपर कर दीजिए, तो फाइनली K का जो आएगा आपका mL⁻³ और K की पावर -1। तो ये आपका K का कोफिशिएंट मतलब कि डायमेंशन आ रहा है। K मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? क्या आया, m की पावर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बट हमें किसको चेक करना है, m की पावर -1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके पास क्या है, सी नंबर देखिए, टॉर्क। टॉर्क पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पता ही, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स क्या होता है, mL⁻², आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mL²T⁻² हो जाएगा। तो आप देखिए टॉर्क में भी m की पावर 1 आ रहा है, बट में चाहिए क्या था, m की पावर -1 चाहिए था, ठीक है। अभी देखते हैं, एक बचा है। आप तो मान लीजिए 3 प्रूफ कर दिया हमने गलत, ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको अगर याद रहता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो तुरंत आप इसको करके आगे बढ़ जाते, इतना टाइम नहीं लेता। लेकिन हम इसी बहाने इसका डायमेंशंस लिखवा रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम इसका एक बार चेक कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। आपको पता है ना, F इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2/r², ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका निकालना, तो इधर भेज दीजिए, तो G इक्वल टू हो जाएगा F(r²)/m1m2 हो जाएगा ऐसे। अब इसमें F में क्या आता है, mL⁻², और ये L² हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इधर, m⁻²। तो देखिए यहाँ पर m⁻² है, m⁻1 है, ऊपर जाएगा n2, मतलब पूरा फीमेल क्या बन जाएगा, m⁻1। यही तो मुझे चाहिए थी। तो बात समझ में आ रही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो चलिए, ये तो हमारे 2 क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यू थे नीट के। अब हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक मैं छोड़ दिया था उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, और ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में पूरा मेरा यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो ना देखना पड़े मेरा, ठीक है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो मैं जहाँ तक बता दिया था आपको, डायमेंशन पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का यूज क्या होता है, और उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारा लगाएंगे ना। तो देखिए मैं रफली बताऊंगा यूजेज क्या, ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला है। तो देखिए डायमेंशंस का 3 यूज होता है। पहला देखिए क्या, पहले लिख लेता हूँ, यूजेज ऑफ डायमेंशन, ठीक है। क्या होता है, पहला क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो यूनिट होता है कई सिस्टम में होता है, MKS, CG वगैरह वगैरह ऐसे होता है। तो अब हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, डायमेंशंस का यूज करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है बताइए, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, ठीक है। कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, वो क्या फार्मूला सही है या गलत है, हम डायमेंशंस का यूज करके चेक कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, डिराइव फार्मूला, डिराइव्ड फार्मूला। देखिए कोई भी फार्मूला है उसका हम डायमेंशंस का यूज करके डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे टाइम पीरियड हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, या कोई भी फार्मूला हो जाए हम इससे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उठा के जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। देखिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे ही कर लोगे, ये डायमेंशंस का यूज करके बार बार हमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में आपको पता है कि हम मान लीजिए कि MKS में दिया है, आपको जाना है CGS में जाना है, ऐसे दिया है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए इधर फोर्स है,
फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, अगर इधर चेंज करके जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ही रहेगा। क्या चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर, इसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, क्या होगा चेंज, यूनिट चेंज होगा इसका, और क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना। तो हम अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है कैसे लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज होगा। हम इस तरह का फार्मूला लिखते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आप ऐसे लिख सकते हो, और क्या बोला मैं, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, आप ऐसे लिख दीजिए n1 u1 की जगह लिख दीजिए m की पावर a, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, ऐसे, और इधर हो जाएगा n2 हो जाएगा आपका, मान लीजिए m1 को m2 कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो a था यही तो डायमेंशन है मास का, तो मास का डायमेंशन चेंज नहीं होगा। l है, अभी l2 बन गया, बट इसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इधर क्या है, t है तो t2 बन गया, डायमेंशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये फार्मूला अप्लाई करके आप कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मतलब कि हम याद रख लेना आप, जैसे 1 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, तो इसको हम अगर एक इसमें दिया है MKS, इसको सीजीएस में लिखते हैं तो ये होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आपका है 1 जूल, तो ये क्या बन जाता है आपका 10 टू द पावर 7 अर्ग, क्या बन जाता है 10 टू द पावर 7 अर्ग बन जाता है। इसी तरह बहुत सारा आप कर सकते हो, मान लीजिए 1 किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा दिया हो 1 सेंटीमीटर, हम इसको लिख देते हैं 10⁻² मीटर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लिख देते हैं, आपको ऑलरेडी ये सब पता है, ठीक है। अब जैसे ये भी दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया तो हम इसको लिख देते हैं 10⁻10 मीटर लिख देते हैं। ये सब हम चाहे प्रूफ करना चाहे तो हम इससे कन्वर्जन ऑफ यूनिट से कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाला लेकर देखते हैं, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, ये क्या होता है, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अब कोई भी फार्मूला है उसको हम चेक करना है, मुझे चेक करना है, ठीक है ना। चेक करने का मतलब हम चेक कैसे करते हैं, तो हम चेक करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, बोलता है कि कोई भी इक्वेशन हो लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन होता है राइट हैंड साइड वही डायमेंशन होना चाहिए, होता है, ठीक है। प्रिंसिपल बोलता है इधर का डायमेंशन इक्वल टू इधर का डायमेंशन। और दूसरा क्या बोलता है कि हम सेम डायमेंशन क्या करते हैं, सेम डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मतलब मान लीजिए लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब लेंथ है माइनस लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इसका अप्लाई करके हम इसको चेक करते हैं। जैसे एक फार्मूला चेक करवा देता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा इसमें, आप ऑलरेडी जानते हो करने, ठीक है। जैसे मैं फार्मूला ले लीजिए आप, यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड चेक करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, एल हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये देखिए u मतलब वेलोसिटी, टाइम, तो वेलोसिटी का एल टी पर -1 हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा t हो जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस, ठीक है, 1/2 मतलब कि कांस्टेंट है तो उसको डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। a मतलब एक्सेलरेशन, एल टी पर -2, ठीक है। टाइम मतलब t स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा t पर -1 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। और इधर देखिए t पर -2 t स्क्वायर ये कट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा -l हो जाएगा। l -l क्या हो जाएगा मेरा l हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली मैंने चेक किया था फार्मूला सही है, लेकिन देखा जाए तो फार्मूला एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये हमारा इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रहा है जो होता है कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये इस मतलब चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला का कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या है, कुछ फार्मूला ऐसा होगा कि डायमेंशनली करेक्ट होगा बट एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है v इक्वल टू
u प्लस ए टी है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है और एक्चुअल में भी करेक्ट है, बट v इक्वल टू u माइनस ए टी है आपका, ठीक है। या तो यहाँ पर u माइनस 280 लिख दे, ऐसे लिख दे, तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है, बट एक्चुअल में सही नहीं होगा। तो इस चेक देखो तीसरा फार्मूला का लिमिटेशंस है, ठीक है। और एक लिमिटेशंस है इसका, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास डायमेंशन मैंने ऐसे लिख दिया m-2 लिख दिया ऐसे, अब इसको बताना ये किसका डायमेंशन है, तो ये डायरेक्ट ये बहुत सारा डायमेंशन मतलब कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो सकता है, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। क्या मतलब कि हमारे पास अगर एक डायमेंशंस दिया है तो वो डायमेंशनल फार्मूला जो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, तो ये सब लिमिटेशंस में आता है। मतलब कि ये चेक देखो इसका फार्मूला वगैरह का, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये, ठीक है, क्या है, डिराइव्ड फार्मूला, ठीक है। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है, आप नेट में बोल दीजिए, जेईई मेंस में बोल दीजिए, यहाँ से प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन बनता है। बनने का तो कुछ भी बन सकता है, डजंट मैटर, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन से, तो यहाँ से बनता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ रहा होगा अच्छे से आप लोग को, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, फार्मूला का डिराइव करना मैं अब ये फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई भी फार्मूला दिया रहेगा, वो बोलेगा कि मुझे फोर्स को डिराइव करना है, क्या करना है, फोर्स को डिराइव करना है, और बोलेगा फोर्स किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए बोल देगा फोर्स मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स मान लीजिए कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए फोर्स किसी और भी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे बोल दो यार। तो हम क्या करेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो लाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला डिराइव करते हैं। मान लीजिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन मतलब कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला को मैं डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल से लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई समथिंग एक स्ट्रिंग है ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग है जिसका मतलब कि लेंथ l है, ऐसे मान लीजिए l है, और यहाँ पे एक मास रखा है m, और ऐसे घूम रहा है, और समथिंग वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है v से, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी के, किसके ऊपर, वेलोसिटी के, ठीक है, मास के, और ये लेंथ में r ले रहे हैं, मान लीजिए r के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि v की पावर 1 ही हो, m की पावर 1 ही है, r की पावर 1 ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं v की पावर a ले लिया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू b की पावर a, ठीक है, a प्रोपोर्शनल टू m की पावर b, f प्रोपोर्शनल टू r की पावर c। हम अगर इसको कनेक्ट कर देते f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका b की पावर a, m की पावर b और r की पावर c। अब प्रोपोर्शनलिटी हटता तो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो v की पावर a, m की पावर b और r की पावर c, इसको 1 मान लीजिए। अब यही हम इसी से हम आराम से कर लेंगे। अब देखिए इधर क्या फोर्स है, अब इधर सबका डायमेंशन, इधर सबका डायमेंशन मतलब कि लिख दीजिए, इसका फोर्स का डायमेंशन इधर सबका लिख दीजिए, और यहाँ पर कंपैरिजन करके हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, और a और b का अगर वैल्यू निकल जाए, a b c का वैल्यू निकल जाए तो हम लाके इसमें पुट कर देंगे, तो हमें फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो चलिए करते हैं बात है। अब फोर्स का हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं, क्या होता है बताओ बच्चों, बताओ क्या होगा, बोलिए m l t की पावर -2, याद कर लीजिए। अब k का डायमेंशन, डायमेंशन लेस है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t की पावर -1 हो जाएगा, और देखिए पावर में क्या है a है, और m मास, मास का डायमेंशन क्या होगा m, इसके पावर क्या b है। अब इधर r मतलब रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की पावर क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। अब देखिए इधर इधर अब हमारा वो अप्लाई करते हैं, मतलब कि इधर m है, l है, t पर -2, इधर भी हम करेंगे m l t की मतलब कि t की पावर समथिंग करेंगे, ऐसे देखिए m की पावर b, l की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर l की पावर a और प्लस c, ठीक है। और इधर देखिए t की पावर यहाँ पर -c है, और करेंगे नहीं, तो t की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब -a हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। अब देखिए अब दोनों का बेस हम कंपेयर करेंगे और लिख देंगे, दोनों साइड कंपैरिजन करने के बाद हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ b इक्वल टू आपका क्या गया 1 आ गया। देखो m की पावर 1 है, इधर m की पावर b है, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। इधर देखो a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस c इक्वल टू आपका 1, ठीक है। और यहाँ -a इक्वल टू हो जाएगा
-2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो -2 a इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो b निकल गया, a निकल गया, c निकालेंगे इसमें रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे, इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। तो अब इस सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आएगा f इक्वल टू आ जाएगा k, v की पावर क्या हो जाएगा v की पावर 2, ठीक है, क्योंकि a है, n की पावर क्या होगा b मतलब 1, और क्या होगा r की पावर c मतलब -1। ऐसे तो हम अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं k m v स्क्वायर बाई r। क्या दिख रहा है सेंटीमीटर, क्या दिख रहा है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला? हाँ दिख रहा है सर, उसमें k नहीं होता है, k नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो k है ना, हम यहाँ पर इसको k का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो मेरा फार्मूला बन जाएगा f इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। ऐसे बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलेगा ना? ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन, तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं और हम दोनों मिलकर उसको करेंगे अच्छे से। अब देखते रहो, अच्छे से देखते रहो, कहीं दिक्कत आएगा तो कमेंट करना आपके सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मान लो, जो कि ऑलरेडी आप प्रूव किए होंगे, जस्ट मैं प्रूव करना सिखा रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए कि आपका जो होता है कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ l है, उसमें मास m लगा दिया, यहाँ पर g लगेगा, तो मान लेते हैं बोलेगा टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड वो डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, इसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, ऐसे बोल देगा क्वेश्चंस में। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड का फार्मूला। हम ऐसे इसको लिखेंगे t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। अब दोनों तरफ डायमेंशंस लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका t हो जाएगा, k का डायमेंशंस लेस हो जाएगा, l मतलब l की पावर a, m मतलब m की पावर b, g मतलब क्या, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की क्या होता है, l t की पावर -2 होता है, ठीक है ना। c लिख दिया मैंने इसके पावर में। अब इसको हम सबको साथ में, l यहाँ पर है, l यहाँ पर है, तो यहाँ पर l की पावर क्या है, a है, और वहां पर क्या है c है, प्लस c हो जाएगा, m की पावर क्या है b है, और t की पावर क्या हो जाएगा -2c हो जाएगा। इधर क्या है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। कंपेयर कर दीजिए, तो आप कंपेयर करने के बाद आएगा a प्लस c इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट a इक्वल टू -c, ठीक है। अब देखिए, और b इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, ठीक, और 1 इक्वल टू -2c, तो 1 इक्वल टू -2c, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब ये c इक्वल टू -हाफ, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा +हाफ हो जाएगा, ठीक। अब हम लाकर इसमें पुट करेंगे इस वाले में, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा k, l की पावर हाफ, ठीक है, और m की पावर, m मतलब क्या हो जाएगा m की पावर 0, ठीक है, और क्या है g की पावर से मतलब हाफ, -हाफ, ठीक है। तो l की पावर हाफ है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, रूट l, और g की पावर यहाँ पर, तो 1 बाई रूट, मतलब g की पावर क्या है -हाफ है, तो 1 बाई रूट g। तो हम अगर लिखना चाहें इसको तो t इक्वल टू हो जाएगा k, m की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, अंडर रूट l बाई g। देखिए ये जो होता है टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इस वाले फार्मूला में भी हमारा टाइम पीरियड आया है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर k आ गया है, तो यहाँ पर k का वैल्यू होता है 2 पाई, ठीक है, तो फार्मूला बन जाता है हमारा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन ला रहा हूँ जो कि नीट के 2025 में आया था, ठीक है। आपको पता है ना 2025 का फिजिक्स का पेपर कैसा आया था, सबको पता होगा कि फिजिक्स का पेपर कैसा था 2025 का, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन आया है, तो समझ सकते हो कि इजी नहीं होगा। तो चलिए उसको करते हैं, अच्छे से करेंगे ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अच्छे से इस पे, फिर आपको समझाऊंगा। ओके, क्या दिया था, t प्रोपोर्शनल टू s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा, और r की पावर डेल्टा, ऐसे दिया हुआ था। t मतलब टाइम, s मतलब सरफेस टेंशन, m मतलब एरिया, रो मतलब डेंसिटी, r मतलब रेडियस, ऐसे दिया हुआ था, और आपके पास ऐसे ऑप्शंस था। तो चलिए करते हैं, मैं इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पर ट्राई करता हूँ, ऑप्शंस को रहने देते हैं ताकि हम चेक करेंगे सही आया है कि गलत आया है, ठीक है। इसको उठाता हूँ, चलो देखो यहाँ पर दे रखा था फार्मूला, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, और मैं कांस्टेंट को हटा दिएगा, कांस्टेंट को हटा दूंगा, बस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का वैल्यू निकालना है, हम देख लेते हैं। इधर क्या है, टाइम, सरफेस टेंशन, एरिया, डेंसिटी और रेडियल लिखते हैं। इधर देख, इधर हम लिख सकते हैं टी ऐसे, और इधर सरफेस टेंशन मैंने कल लिखवाया था सरफेस टेंशन का यूनिट, तो अभी सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना है, तो सरफेस टेंशन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा, एफ बाई एल हो जाएगा, एफ बाई एल हो जाएगा, एफ मतलब एम एल टी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, तो क्या हो जाएगा एम टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा। सरफेस टेंशन का फार्मूला हो गया आपका, हम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एम टी की पावर माइनस 2 की पावर अल्फा, ठीक है। एरिया मतलब एल स्क्वायर पर बीटा, और फिर रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर डेंसिटी रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब l पावर माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करिए, क्या हो जाएगा m l की पावर माइनस 3 हो जाएगा, इसके पावर क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब एक चीज और बचा है, ये क्या हमारा लेंथ है, लेंथ की पावर क्या हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड कंपैरिजन करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और इधर अगर हम निकालना चाहते हैं m की पावर क्या क्या हो रहा है, देखिए m की पावर अल्फा और m की पावर इधर गामा हो रहा है, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद है l की पावर 2 बीटा, l की पावर माइनस 3 गामा, और l की पावर क्या है डेल्टा, तो हम l की पावर लिख रहे हैं 2 बीटा, ठीक है, माइनस 3 गामा, ठीक है, प्लस डेल्टा। ध्यान से लिखना है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ माइनस प्लस का भी, तो पूरा आपका खत्म हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, फिर से दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, ठीक है। फिर उसके बाद एम एल हो गया, टी की पावर देखते हैं, टी की पावर माइनस 2 अल्फा, फिर इसके बाद क्या है और कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ चलिए ध्यान से करते हैं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। चलिए अब m की पावर इधर 0 और इधर है आपका, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू आएगा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। आराम से गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। l की पावर 0 और इधर क्या है, तो हम लिख सकते हैं 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1, माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका 3, और भी हमारे पास इक्वेशन है नहीं, बट अननोन कितने हैं 1 2 3 4 अननोन, 3 इक्वेशंस, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो पहले हम देखते हैं कितना हमारे पास निकल जा रहा है, कितने वैल्यू निकल जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अल्फा निकाल ले रहा हूँ, अल्फा निकल गया -1/2, जब अल्फा निकल गया तो यहाँ से गामा लिख सकते हो, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। आप देखिए अगर मान लीजिए अल्फा का वैल्यू हम इसमें नहीं पुट कर सकते, गामा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर दो अननोन हो जाएगा बीटा और डेल्टा। आप बीटा और डेल्टा कहाँ से लिखेंगे, तो अभी देखिए पहले हम ऑप्शंस में इसको देखते हैं। अल्फा इक्वल टू -1/2 इसमें है, इसमें है, और गामा इक्वल टू क्या है 1/2, ठीक है। आपका ये आंसर, अरे ये तो ऐसे ही आंसर मिल गया, ठीक है, ऐसे आंसर दिख रहा मुझे, कोई बात नहीं, हम पूरा निकाल देते हैं ना, ठीक है। ये मुझे आंसर दिख रहा है, अल्फा का इक्वल टू -1/2 और गामा इक्वल टू +1/2 यहाँ दिख रहा है। आप बीटा और देखते हैं और डेल्टा आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें गामा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। गामा का वैल्यू मैंने पुट कर दूंगा उसमें, और बीटा का वैल्यू नहीं पता है, डेल्टा का वैल्यू नहीं पता, तो ट्राई करिए इसमें का बीटा लेकर वहां पर पुट कर दीजिए। क्या है यहाँ पर बीटा -1 पुट करके देखते हैं मेरा डेल्टा का वैल्यू 7/2 आता है या नहीं आता है, एक बार चेक करते हैं। 2 × -1, ठीक है, -3 क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा -2, इधर क्या हो जाएगा -3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा, ऐसे हो जाएगा। इधर क्या एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा -7/2, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू 7/2, यानी कि मेरा यही आंसर है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ से मैं यहाँ से बता दिया था, यहाँ से ऑलरेडी बता दिया था कि आंसर आ चुका हमारा। हो सकता है कि ऑप्शंस में मैं क्या पता यहाँ पर प्लस रहा हो, मैं माइनस लिख दिया हूँ, ठीक है। मान लेते अगर प्लस रहा हो यहाँ पर,
ठीक है, प्लस रहा होता, इनिशियली मेरे पास 2 आंसर मिलता, ठीक है। तो फिर हम ऐसी तरह करते थे कि यहाँ पर बीटा का वैल्यू -1 है, यहाँ पर भी बीटा का वैल्यू -1 है, तो हम रख करके चेक कर लेते एक बार, तो आंसर आ जाता है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं मेंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, नए कंसेप्ट की तरफ। अच्छा ठीक है, नया कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछता है बार बार, चलिए हम उसको एक बार करवा देता। जैसे अभी हम डायमेंशंस कोई भी लिख रहे थे, तो किसके मतलब कि आधार पर लिख रहे थे हम डायमेंशन, जितने भी मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे थे, जैसे MLT टेम्परेचर वगैरह वगैरह ऐसे लिख रहे थे हम ना, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही चेंज कर दिया, जैसे अब उसने ले लेता है, मान लीजिए क्वेश्चन में ले लिया कि मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, ठीक है, टाइम है और वेलोसिटी है। मतलब मास की जगह फोर्स कर दिया और फिर लेंथ की जगह टाइम कर दिया और टाइम की जगह क्या कर दिया, वेलोसिटी कर दिया। तो आप बोलेगा फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर मास, इसके लिए मास के लिए। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप मास का डायमेंशंस लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, फोर्स टाइम और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लिखना है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लिख रहे थे फोर्स का लिखा था तो क्या आया था ML⁻², मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में फोर्स का है। बट अब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फोर्स टाइम वेलोसिटी की मान लिया, तो आप कैसे करेंगे, तो हम इसको भी उसी मेथड से करेंगे, डिराइव ऑफ फार्मूला से, मतलब डिराइविंग फार्मूला मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर किसका पूछा, मास, तो मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर, टाइम के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स की पावर A, टाइम की पावर B और वेलोसिटी की पावर C, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी अत्यधिक क्या कांस्टेंट, वो ऐसा है जैसे कर रहे थे, मैं डायरेक्ट डायमेंशंस लिखता हूं। अब इधर मास है तो मास का डायमेंशंस लिख दीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इधर मास का डायमेंशन ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए फोर्स का डायमेंशंस लिखिए, जो मास लेंथ टाइम के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ML⁻² लिख दिया, पावर A हो जाएगा, T का मतलब हो जाएगा T, पावर B और V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, L⁻⁻1 हो जाएगा और इसके पावर C। अब इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर 0। फिर कंपेयर करते पहले इसको हम लिख देते हैं ऐसे, m की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर क्या हो जाएगा 0। इधर क्या हो जाएगा, m की पावर क्या हो जाएगा A, और है नहीं दिख रहा, ठीक है, L की पावर A प्लस C, ठीक है, T की पावर -2A प्लस B और -C। तो बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे ना। तो अभी देखिए m की पावर 1 है, m की पावर A इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू A प्लस C, आपका C का वैल्यू क्या हो जाएगा -A हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है 0 इक्वल टू -2A प्लस B प्लस C, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू -2A प्लस B प्लस, मतलब पहले प्लस नहीं माइनस C। अब वैल्यू रख देते हैं -C, ठीक है, -C मतलब ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और A मतलब इधर हो जाएगा। इधर देखिए आ रहा है -2 प्लस B प्लस 1, क्या हो जाएगा B इक्वल, यहाँ पर माइनस होगा तो B इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -1। तो अगर हम फार्मूला लिखना चाहें मास के लिए डायमेंशन, तो हम लिख सकते हैं मास के लिए डायमेंशन हो जाएगा इस फार्मूला में F की पावर क्या होगा, A मतलब 1, F की पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और इधर T की पावर भी 1 हो जाएगा और V की पावर क्या हो जाएगा आपका -1। तो ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला निकल के आ गया आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कि हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी और को बना देगा मास लेंथ टाइम के अलावा, तो आराम से इस मेथड से कर लोगे, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, मस्त एकदम क्वेश्चन करवा देता हूँ, वैसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन में मान लीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसने बोल दिया E²/4πε0, ठीक है, और C को बोल दिया और आपको G को बोल दिया,
ठीक है, इसको बोल दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलेगा कि आप लिखो किसकी फार्मूला, लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखो। कैसे करोगे, L प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर A C मतलब स्पीड ऑफ लाइट की पावर B G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगा C। ऐसे करेंगे, फिर से बराबर करेंगे। E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कैसे लिखेंगे, आपको पता होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ऐसे होता है। आप Q के अंदर क्या लिख दीजिए, E मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट इसका E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं M L T की पावर -2 और क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो ऐसे लिख देंगे हम इसका, यहाँ पर डायमेंशंस लिख देंगे। C स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा L T की पावर -1 और G का भी जस्ट लिखा था, कैसे लिखेंगे F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर, यहाँ से लिख दोगे। फिर आराम से A B C का वैल्यू निकालिए, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ के लिए फार्मूला, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है, ये मेंस में आया था एक बार ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो नीट में भी आ सकता है अगर पेपर डिफिकल्ट बनेगा तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। एक बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिराइव फार्मूला, सारा का सारा चीज बता दिया। अब हम लाते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, सब चीज का यूज करके आराम से लगाते हैं मस्त एकदम। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा क्वेश्चन F इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है, A अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस B इसको B ऐसे लिख देगा B और T स्क्वायर लिख देगा, ठीक है ना। ऐसे फोर्स ये क्या है, फिर क्या बोलेगा, F क्या है फोर्स, ठीक है, और X क्या है लेंथ, ठीक है, T क्या है टाइम, ऐसे बोल देगा। अब बोलेगा कि निकालिए, अब A का डायमेंशन पूछ देगा, B का डायमेंशन पूछ देगा, अदरवाइज बोल देगा A बाई B निकालिए, B बाई A निकालिए। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही वेरियस तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले अगर मान लीजिए आप A का डायमेंशन लिख दो, B का डायमेंशन लिख दो, तो कोई भी चीज आप डायमेंशन आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, अभी देखो आप यहाँ पर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे हम लोग। क्या होता है, सेम डायमेंशंस को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और सेम डायमेंशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बराबर होता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका फोर्स है, राइट हैंड साइड में ये क्या है, ये भी क्या होगा फोर्स ही होगा, मतलब डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। तो चलिए हम करते हैं। तो अगर इसको हम ब्रेक करें ऐसे, तो F इक्वल टू लिख सकते हैं A रूट x लिख सकते हैं, मतलब डायमेंशन M L T की पावर -2, A का क्या होगा उसको निकालना, x मतलब L की पावर क्या 1/2, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ठीक है, देखते हैं ये हो जाएगा M L T की पावर -2, ये आ जाएगा नीचे, L की पावर हाफ, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसके पावर क्या बच जाएगा M L की पावर हाफ T की पावर -2, ये तो आपका एक आ गया, ठीक है। इसी तरह B का निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे फिर से, तो M L T की पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा B, और T क्या है टाइम है, तो टाइम का क्या होगा T स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको इधर करिए, क्या हो जाएगा B का M L T की पावर -4, आराम से A और B का निकल गया। आप कुछ भी निकाल सकते हो आराम से। अब आप जो पूछ दे B बाई A पूछ दे, A बाई B पूछ दे, या A प्लस B पूछ दे, आपकी मर्जी। जैसे A प्लस B तो रेयर होता है, नहीं पूछेगा, हाँ नहीं पूछेगा, छोड़ जाने दे। हाँ, तो आप A और B निकल गया, तो आप आराम से B बाई A बाई B, A या B आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना होता है। आप लोग पढ़े होंगे एक इक्वेशन, जब थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आया होगा एक वंडरवाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो वहां पर वंडरवाल गैस इक्वेशन में दो कांस्टेंट होता है A और B, जिसको बोलते हैं वंडरवाल कांस्टेंट बोल देते हैं, गैस कांस्टेंट बोल देते हैं, जो कि केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे आप और फिजिक्स में भी पढ़े होगे। तो चलिए A और B का डायमेंशंस लिखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए वंडरवाल गैस इक्वेशन होता क्या, तो हम लिखते हैं P प्लस A बाई V स्क्वायर, ठीक है, V माइनस B इक्वल टू RT, NRT नहीं लिखा, RT, ये 1 मोल गैस के लिए। अब N मोल गैस के लिए अब फार्मूला आपको पता होगा, छोड़िए उस पर बात नहीं करेंगे। अभी देखिए, अब यहाँ पर A है और B है,
ये क्या है, वंडरवाल गैस कांस्टेंट है। इसका हमें क्या लिखना है बच्चों, डायमेंशंस लिखना है। क्या लिख पाओगे आप, ठीक है। इधर क्या आर टी गैस कांस्टेंट, और ये क्या है टेम्परेचर, इधर क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है वॉल्यूम, ये भी क्या आपका वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। अब ऐसे दिख रहा है, आपको पता है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, जो डायमेंशन p का होगा वही डायमेंशन a बाई v स्क्वायर का होगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आराम से देखिए, b का तो बहुत इजीली आप लिख लोगे। क्या लिख लोगे, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v हो जाएगा, ठीक है ना। तो v का डायमेंशन मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा l क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये v का डायमेंशन हो गया। आप a का लिखते हैं, a का यहां से देखिए प्रेशर का डायमेंशन, एक पी क्या है प्रेशर, और इधर कांस्टेंट ये क्या वॉल्यूम। हम प्रेशर कैसे लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन किसका प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन a बाई v स्क्वायर। इसका लिखते हैं प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब m l t पर -2 डिवाइडेड बाय एरिया मतलब l स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इसको तो बच्चों देखिए इधर मैंने इसको लिख दिया, फिर इधर क्या होगा तो हम लिख देंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a बाई b। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी की पावर -2, और इधर क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। और डायमेंशन ऑफ a उसको लिखना है, डायमेंशन ऑफ b मतलब l v का स्क्वायर है, तो l क्यूब का स्क्वायर मतलब l की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप इसको इधर भेज दीजिए, आपस में कैलकुलेट करिए। देखिए l स्क्वायर है, ऊपर जाएगा l की पावर -1 होगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, l की पावर 6 मल्टीप्लाई होगा, तो l की पावर -1 प्लस क्या हो जाएगा 6, l पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फाइनली a का मेरा क्या हो जाएगा m l की पावर 5 t की पावर -2। तो ये आपका a का निकल गया, ये आपका b का निकल गया, ठीक है। आप कुछ भी पूछे, a का पूछे, b का पूछे, a इंटू बी का पूछो, a बाई बी का पूछे, ठीक है ना। अब b बाई a का पूछे, आप आराम से लिख सकते हो। एक क्वेश्चंस को पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, और आपको जस्ट कंसेप्ट आना चाहिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी क्यों ना पूछे, एडवांस का ही क्वेश्चंस क्यों ना देते। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स में ही होता है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़े। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, बढ़िया सा है, मतलब देखते ही आप लगा लोगे। तो क्या है क्वेश्चन, लिखिए डायमेंशन ऑफ एंग्स मॉडुलस। एंग्स मॉडुलस क्या होता है, वाई से लिखते हैं। एंग्स मॉडुलस इक्वल होता है लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, अपान, ठीक है, लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, ऐसे एंग्स मॉडुलस होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, आपको पता होगा। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स अपॉन एरिया, जो आपका प्रेशर का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है। और लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। और एफ बाई ए का भी जस्ट मैंने लिखा था, क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये यंग्स मॉडुलस का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही लिखोगे तो प्रेशर का होगा, यही यंग्स मॉडुलस का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, चलेगा ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की ओर, जो कि आने वाला है आपका एरर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलो एरर पढ़ते हैं। अच्छा, एरर पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बाद एरर पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए आप एक मार्कर, मैं ले लिया मार्कर, इसका मेजरमेंट किया, इसका मेजरमेंट करने के बाद मान रहा है 11.2 सेंटीमीटर आया, ठीक है। 11.2 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि 11.2 सेंटीमीटर के बाद भी कुछ यहाँ पर डिजिट हो, नंबर हो, आगे डेसिमल के बाद, मतलब ऐसे 2 के बाद भी कुछ हो,
तो हो सकता है यहाँ पर ये जो होगा, हो सकता है यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक्चुअल लेंथ लिया जाए तो इसका, तो जो ये हमारे पास ये 3 डिजिट है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। तो जो हमारे पास एक एक दो है, तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट, क्योंकि हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है। बट ये जो इसके बाद वाला एक डिजिट है, ये हमें हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये वाला जो डिजिट है, इसको हम बोल देते हैं डाउटफुल डिजिट। ठीक है ना? तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करें, तो सर्टेन डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट जो होता है, उसको हम बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दीजिए। तो कुछ नहीं, मान लीजिए आपके पास नंबर दिया है 1 1 2 5, आप बोलेगा इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, मतलब इसमें कितने नंबर से काउंट करेंगे, हम लोग डिजिट काउंट करने वाले हैं, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इस पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कुछ कुछ तरीके हैं लिखने का, तो हम बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट कैसे लिखते हैं। देखो आप लोग, जस्ट आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा मत जानिए। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा नंबर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे, और डेसिमल कहीं भी हो, अगर इसमें हम बोलूँगा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो जस्ट नंबर काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगर ऐसा दिया हो कि मान लीजिए कि अम, बस ऐसे दे दिया 3 2 3 1 5, ऐसा समथिंग 4 5 दे दिया, तो इसमें भी कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। ओके। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया है काइंड ऑफ ऐसे 3 7 7 2 2, अब ऐसा दिया है, तो जो ये लास्ट के जीरो होते हैं ना, अगर इसमें डेसिमल नहीं है, किसी पॉइंट पर अगर डेसिमल नहीं है, तो लास्ट के जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इसका भी 2 हो जाएगा। अगर इसमें हम अगर डेसिमल डाल दिया, इसमें क्या कहीं किसी भी पॉइंट में डेसिमल डाल दिया यहाँ पे, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? अब जीरो को हम काउंट करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब डेसिमल इधर जितना भी जीरो रहेगा उसको काउंट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा 0.0072, अब मैं बोलूंगा इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, तो जो डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं नॉन जीरो, तो नॉन जीरो से पहले जितना भी जीरो होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर इधर ही जीरो, अगर मान लीजिए कि हम इसमें इस साइड जीरो लगा दिया, तो अब 2 के बजाय क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर फिगर लिखते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट लिखते हैं। अब मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके समथिंग हम एडिशन वगैरह करते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 7 8 है और 1.01 हो ऐसे, और आपके पास दे दिया हो 1.2 दे दिया हो, ऐसे दे दिया हो। ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो इसको जस्ट ऐड कर लो, आप क्या हो जाएगा? 9 9, और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ध्यान से देखो। बट इसका आंसर ये नहीं होगा। हम आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? देखेंगे सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। तो बताइए सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका 3 है, इसका 3 है, इसका क्या है? 2 है। तब मेरा जो आंसर होगा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग होगा। तो आप इसको मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब राउंड अप कर लीजिए। राउंड अप करने आता है? हाँ ठीक है। तो इधर अब इसको 2 में बनाना है, तो इसको गायब करना है, तो हम इसको राउंड अप करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे अगर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 5 से छोटा 1 क्या कर देंगे? वैसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो देखेंगे 9, ये भी 9, ये मतलब 5 से बड़ा, तो हम इसको लिख देंगे, इधर लिख दिया 9 में एक 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका 9 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 9.0। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कर लेंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है ना? कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चंस लेना चाहें, मान लेते हैं आपके पास एक वायर है और आपको इसको मेजरमेंट करने के लिए बोला गया, तो आप इसका मेजरमेंट कर रहे हो। क्या मेजरमेंट करो? डायमीटर। तो आपने मेजरमेंट करा डायमीटर, तो डायमीटर एक से ज्यादा आपका डायमीटर आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो मान ली पहला डायमीटर मेजरमेंट के तहत 3.32 आया, ऐसे दूसरा आ गया आपका कितना हो गया? 3.33, ऐसे हो जाएगा।
तीसरा मान लीजिए आपने मेजरमेंट किया, कितना रहा 3.2, मतलब 3.34 ला दिया आपने। और चौथा मेजरमेंट किया आपने 3.22 मेजरमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें क्या लिखना है, अब आपने एक्चुअल इसका आप डायमीटर निकालना हो तो क्या करोगे, आप इसका मीन लोगे। और ध्यान से देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 3 3 3, सब में 3 3 है। अब हम इसका मीन लेना चाह रहे हैं, तब मीन कैसे लेते हैं, सबको ऐड करेंगे फिर डिवाइडेड बाय जितना नंबर होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। सब चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो हो जाएगा 3.32, 3.33, 3.34 और 3.22। अब ऐड करते हैं, देखते हैं। 5 4 9 2 11, हासिल एक इधर ले लीजिए, 3 3 3 9 1 10 2 12, ठीक है। फिर एक ले लीजिए, अब कितना आ रहा है, 12 1 13 समथिंग। डेसिमल कितने पे, 2 पे लगा देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायमीटर जो हो जाएगा 13.21 डिवाइडेड बाई 4। अब कैसे होगा देखिए, अब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ से एक बचा होगा तो कितना हो जाएगा 12, कितने में जाएगा, कितने में जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। आप 1 ले लेना, डायरेक्ट हमें लेना 1, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम 0 बैठाएंगे आगे, 0, ठीक है। और तो यहाँ पर 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 5। समझ में आ रहा है बात अच्छे से, चलेगा ना। आप लोग इसको देखो 3.3025 आ गया, समझ में आ रहा है ना। और अब इसका देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने में रखना है, 3 में रखना है। अब इसको कन्वर्ट करोगे, अब इसका राउंड अप करेंगे, मतलब हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि 5 से बड़ा या छोटा है, 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड कर देंगे, अगर 5 से छोटा होगा तो छोड़ देंगे ऐसे। तो हमारा देखेंगे तो हो जाएगा d इक्वल टू 3.30। बात समझ में आ रही है ना, अच्छे से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो बढ़िया है। चलो अब ये तो थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हो गया, मतलब कभी कभी आ जाते हैं तो आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैं हटाता हूँ, अब एरर बताता हूँ। चलो बच्चों अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है आपका एरर। एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो इसका अगर यहाँ से अगर आपकी गलती हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, यहाँ से मार्क्स लाना ही लाना है। हम पढ़ने वाले हैं एरर। एरर क्या होता है, गलतियाँ। एरर क्या होता है, गलतियाँ। मान लीजिए आपने फिर से कुछ मेजरमेंट किया, आप इसका लेंथ दिया होगा आपका एल डैश दिया होगा मान लीजिए, और आपने मेजरमेंट कर दिया एल मेजरमेंट किया, तो एरर कितना होगा, तो आपका एरर होगा एल डैश माइनस एल हो जाएगा। और इसको हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा, डेल्टा से, डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो हमको क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं। तो एरर बहुत सारे टाइप्स का होता है, ठीक है ना, हम उसमें नहीं जाएंगे। सिमेट्रिक एरर होता है, ठीक है, रैंडम एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है। सिमेट्रिक एरर उसे कहते हैं जिसका मतलब कि पता है किस वजह से एरर आ रहा है, तो उसको हम सिमेट्रिक एरर बोल देते हैं। रैंडम एरर, जिसका एरर कहाँ से आ रहा है हमें पता नहीं होता है, तो उसको रैंडम एरर बोल देते हैं। तो इतना हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं, जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे ना, बात समझ में आ रही है ना। तो वो भी कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर क्या होता है देखिए, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्या हम पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एरर। एरर का कैलकुलेशन, तो क्या कैलकुलेशंस में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लस। अब हम प्लस करेंगे क्या, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x है और वो इस फॉर्म में दिया है a प्लस बी के फॉर्म में दिया है। और देखिए अब मान लीजिए आपने मेजरमेंट करना है, x मेजरमेंट करना है और a और b ऐसा समथिंग मेजरमेंट किया, तो आपको ए में जो एरर आ रहा है, डेल्टा ए आपने मेजरमेंट किया होगा, इसमें डेल्टा बी मेजरमेंट किया होगा, तो बताइए एक्स में एरर क्या होगा। तो हम एक्स में एरर लिखने लिखने जाएंगे तो इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स, ठीक है, फिर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा एक्स का है, तो इस चीज को बोल देते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। इसको भी क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। बात समझ में आ रही है ना। तो ए और बी में एरर दिया रहेगा, आपको एक्स में निकालने के लिए बोल देगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ ये फार्मूला यूज करना और कर लेना। इसी तरह आपको मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू दिया है ए माइनस बी,
ठीक है, क्या दिया है, a माइनस बी। तो आपको निकालना x में एरर, तो आपको a में एरर दिया होगा, मान लीजिए डेल्टा a दिया है और b में एरर दिया है, डेल्टा b दिया है, तो आपको x में निकालना, तो रख दीजिए, तो डेल्टा x हो जाएगा आपका डेल्टा a माइनस डेल्टा b। क्या है आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं है। जब भी हम एरर लेते हैं मैक्सिमम एरर लेते हैं, मैक्सिमम एरर लेते ही अगर यहाँ पर मैक्सिमम में किया तो ये जो माइनस होगा ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत? तो अगर माइनस भी आ रहा है तो अगर एरर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जस्ट आप फार्मूला दिमाग में रखिए और कुछ ना, कहाँ से कैसे आ रहा है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि हम जस्ट कैलकुलेशन में फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। क्या हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू है मेरे पास a इंटू बी है। अब हमें x में एरर लिखना है, तो हमें a में एरर दिया होगा, b में एरर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या ले रहे थे, एब्सोल्यूट एरर लिख रहे थे, डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर, बट यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है ना? क्या होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, क्या, रिलेटिव एरर इन एक्स। अब इसी तरह बी का रिलेटिव एरर, फिर इसी तरह ए का रिलेटिव एरर, फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हाँ भी प्लस करेंगे। अभी कैसे करेंगे आपको बाद में बता दिया जाएगा, कोई लिख लीजिए डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, हो जाएगा ना? चलिए आगे देखिए। अब x का अगर मान लीजिए x ऐसे दिया हो, a बाई बी दिया हो, ठीक है, a बाई बी मतलब डिवीजन के फॉर्म में दिया हो, तो यहाँ भी एरर लिखेंगे, तो यहाँ भी क्या लेंगे, रिलेटिव एरर ही लेंगे। डेल्टा x बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस, यहाँ भी प्लस होगा, डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, डेल्टा बी बाई बी। और मान लीजिए कि आपका x दे दिया है ऐसे, a की पावर n और b की पावर m दे दी, ऐसे दे दिया है, तो देखिए पावर क्या होता है आगे आ जाएगा जब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट डेल्टा x बाई एक्स हो जाएगा आपका n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई बी। आप ये हो गया फार्मूला, सारा फार्मूला आप याद रहना चाहिए। अब कैसे आया है अगर आप इसको जानना चाहता है तो हम थोड़ा सा फार्मूला जान जाइए कैसे आया। मान लेते हैं मैं ले लिया x इक्वल टू ए इंटू बी ले लिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। अब बताइए लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, बताइए क्या होता है, 1 बाई एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक किसके रिस्पेक्ट में करें, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो आप इसको log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। आप किसी के रिस्पेक्ट में करो, मुझे नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो फिर से x का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो हम इसको ये डी एक्स लिख दीजिए ऐसे, और इधर भी हो जाएगा डी ए बाई ए हो जाएगा प्लस डी बी बाई बी हो जाएगा। अब डी यहाँ पर चेंजिंग लेते हैं, तब यहाँ पर डी को डेल्टा ले लीजिए। ठीक है, तो ये एरर का ऐसे प्रूफ करते हैं, इसी तरह सारा का सारा कर लेंगे, तो लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सोचा हूँ बता दूं आपको। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ, ताकि एकदम आपका बढ़िया हो जाए। तो चलिए बच्चों, एकदम बढ़िया से छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ बढ़िया से। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए, R1 दे दिया ऐसे 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम ऐसे दे रखा है। आप ओम को बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा रेजिस्टेंस दे दिया क्या, 10 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम ऐसे दे दिया है। ठीक है, अब बोला है कि हमें अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है विथ प्रॉपर एरर। क्या लिखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ प्रॉपर एरर। जहां भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस दे, मतलब कि आपको डाटा ऐसा दे समथिंग प्लस माइनस समथिंग, तो ये जो दिया रहता है ये आपको दिया होता है एक्चुअल वैल्यू, और ये दिया होता है एरर दिया होता है कि उसमें इतना एरर हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो बताइए आर इक्विवेलेंट होता क्या है, आर इक्विवेलेंट होता है सीरीज में R1 प्लस R2।
ठीक है। तो हम सीधा R1 ये दिया है, R2 ये दिया है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो मैंने आर इक्विवेलेंट लिखा। अब आर इक्विवेलेंट में एरर कितना है, तो आप इस फार्मूला को, एरर के फार्मूला के टर्म्स में हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा आर इक्विवेलेंट डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 लिख दोगे ना। अब बताइए डेल्टा R1 क्या दिया है और डेल्टा R2 क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया है ना 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये जो पोर्शन दिया है डेल्टा R1 दिया, ये पोर्शन जो दिया है डेल्टा R2 दिया है, इसमें रखिए डायरेक्ट। तो 0.1 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा 0.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 प्लस माइनस 0.4 ओम। बात समझ में आ गई, हो जाएगा ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में। और एक बढ़िया सा और क्वेश्चंस लेता हूँ। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 था, वो कैसे दिया था, ये दिया था आपको मान लीजिए 20 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे दिया। अब कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है, हीट दे रहा हूँ, मान लीजिए इधर से हीट दे रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर हो जाता है कुछ टाइम के बाद 40 डिग्री प्लस माइनस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ऐसा दिया है आपका। ठीक है, तो अब इसमें पूछ देगा, अब निकालिए राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर। ठीक है, क्या निकालना हमें, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में कितना हो गया। ठीक है, तो पहले कुछ रहा होगा, बाद में कुछ हो गया, तो हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो राइज इन टेम्परेचर मान लीजिए थीटा है, तो क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। समझ में आ रहा है ना। तो θ2 कितना है, ये देखिए ये ट्रू वैल्यू दिया है और ये क्या दिया, एरर दिया है। तो हम क्या करेंगे, थीटा निकालना है, तो θ2 माइनस θ1, तो 40 माइनस 20 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम मतलब कि राइज इन टेम्परेचर निकाला। अब कितना एरर हो सकता है राइज इन टेम्परेचर में वो देखेंगे। तो एरर निकालने के लिए क्या लगा लेंगे, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा θ2, और ये माइनस है, माइनस भी रहता है तो अगर एरर लिखते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों, हम मैक्सिमम एरर लिखते हैं, क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा θ1। तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा θ2 क्या है, ये 2 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा θ1 क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, ऐड करेंगे 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट लिखें राइज इन टेम्परेचर, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम इसको हटा के मस्त एक PYQ आपका ये करवा रहा हूँ जो कि 2024 में पूछा हुआ है, हटाता हूँ। तो क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, V इक्वल टू दिया है 200 प्लस माइनस 4 वोल्टेज, और आपको I इक्वल टू दिया है 10 प्लस माइनस 1 एम्पियर। ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, मान लीजिए डाटा हो सकता है कुछ और हो। ऐसे दिया क्या, पोटेंशियल दिया है और आपको करंट दिया है। अब आपसे पूछ दिया है रेजिस्टेंस निकालिए क्या होगा। तो ये क्या दिया है, वोल्टेज मतलब कि आपका पोटेंशियल दिया है, एरर इन पोटेंशियल, करंट एरर इन करंट ऐसे दिया है। तो देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताएगा कोई मुझे, तो R इक्वल टू होता है, पता होना चाहिए क्या होता है, R इक्वल टू होता है V बाई आई, ओम्स लॉ। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखना है, देखिए ये डिवीजन वाला आ गया, डिवीजन के लिए पहले फार्मूला लिख लेंगे, पहले R हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, एकदम क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा। तो डेल्टा R निकालने के लिए अगर मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रिलेटिव एरर वाला यूज करेंगे। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। तो बताइए डेल्टा V क्या है बताइए 4 डिवाइडेड बाई 200, फिर क्या है प्लस डेल्टा आई क्या 1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। और देखिए इस R जो नीचे इसको उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में डेल्टा R, इधर R से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना 20। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 कट गया,
ठीक है, ये भी कटेगा साथ ही साथ ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर 0 लगाएं, ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 यहाँ पर हो जाएगा, देखो कट जाएगा आराम से। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा ऐसे, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 से हो रहा है, तो 1.2 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 2.4। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। एकदम क्लियर चलेगा ना। तो अगर हम लिखना चाहें रेजिस्टेंस तो क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखने के लिए बोले, तो देखिए ये इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको बना सकते हो, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे हम लिख देता हूँ, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 प्लस माइनस 2.4 हो जाए, बात खत्म। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 2 लिख दोगे, अगर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में पूछते तो चलेगा ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि समटाइम परसेंटेज एरर पूछ देता है, क्या पूछता है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है बताइए, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। इस पर क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया पड़ा है मास इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 kg, ठीक है। दूसरा दे दिया आपको वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसको दे दिया मान लेते हैं 5 प्लस माइनस 1, ठीक है, मीटर क्यूब। आपको बोल देगा, ठीक है, क्या बोल देगा, फाइंड इन find find the percentage error in इसमें डेंसिटी। क्या पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है डेंसिटी, मतलब अब फार्मूला लिखे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू एम बाई वी। ये तो हम डेंसिटी लिख दिया। अब हमें क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछा है परसेंटेज एरर, तो हम इस फार्मूला को परसेंटेज एरर के टर्म में ब्रेक करते हैं। कैसे हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो, फिर क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। ये भी हम रिलेटिव एरर लिखा, परसेंटेज एरर आने की मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम दे रखा है, एम दे रखा है, डेल्टा भी दे रखा है यहाँ पे, और भी दे रखा है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एम 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 5। एकदम दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा ना आगे, ठीक है। और इसमें हम मान लीजिए क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो बताइए आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 प्लस 0.2, समझ में आ रहा है, 0.1 0.2 इंटू 100, अब हो जाएगा 0.3 इंटू 100, तो आपका देखेंगे तो आ जाएगा कितना, 100 से 30%, ठीक है। मैं ऐसे रफली ऐसे रफली क्वेश्चन लिया था, तो इतना ज़्यादा एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज एरर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। तो चलिए अब और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ उसको करवाता हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम मैंने एक एडिशन का लिया, एक सब्ट्रैक्शन का लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी ले लिया, ठीक है। तो अब हम जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं एरर में, ऐसे दे देगा और बोल देगा फाइंड द परसेंटेज एरर, तो उसको कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। ऐसे दे रखा है और बोल देगा कि ए का परसेंटेज एरर 1%, बी का परसेंटेज एरर 2%, सी का परसेंटेज एरर कितना है 2%, और डी का परसेंटेज एरर कितना है 4%। तो देन फाइंड परसेंटेज एरर इन पी, निकाल लोगे आप लोग। तो पहले इस फार्मूले को हम ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, तो डेल्टा पी बाई पी आगे आ जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी। 1/2 कैसे, सी पर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, फिर से लिख लीजिए प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या, परसेंटेज एरर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और देखिए जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100
मतलब परसेंटेज एरर इन ए, तो आपको दे रखा है परसेंटेज एरर इन ए 1%, तो आपका हो जाएगा 2 × 1%, ठीक है। फिर प्लस बी में कितना दे रखा है आपका 2%, प्लस सी में कितना दे रखा है आपको 2%, ऐसे दे रखा है। प्लस डी में कितना दे रखा है आपको, उसमें भी दे रखा है 4% दे रखा है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और देखिए 2 2 4, 1 5, 5 2 7, कितना हो जाएगा 7%। पी में कितना एरर आ गया, पी में आपका आया 7%। तो ऐसा क्वेश्चन बढ़िया आता है, नीट में आता ही आता है। तो चलिए एक पीवाईक्यू करवा देता हूँ नीट का। तो ऐसे बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से आ जाएगा। रिलेटिव एरर पूछ देगा, परसेंटेज एरर पूछ देगा, एब्सोल्यूट एरर पूछ देगा, ठीक है ना। तो और भी मान लीजिए कि ऐसे पूछ देता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो कि इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं उसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ कुछ चीज़ें मतलब अब ओवर, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो एरर तक हमारा हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और हम अगर एडिशनल आपको बताना चाहता हूँ, जो जो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट से, तो एक आध क्वेश्चन आपको लेकर बता देता हूँ। जैसे आप दे दीजिए, देख लीजिए F = दे दिया हो, तो अब मान लीजिए ऐसा समथिंग दे दिया हो, y = a sin ω t + फाई दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, साइन के अंदर दे दिया, ठीक है। अब इसमें किसी भी चीज का डायमेंशन पूछ दे आपको, तो आप लिख सकते हो आराम से। जहां दिख गया साइन के अंदर ऐसे, कॉस के अंदर और टेन के अंदर ऐसे दिख गया, और ई की पावर ऐसे दिख गया, ठीक है, और लॉग के अंदर ऐसे दिख गया, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, डायमेंशन लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, इसके अंदर क्या है, थीटा आएगा, थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसी तरह ए की पावर कुछ भी आएगा, अगर मान लीजिए ए की पावर आपका आ गया -t × b आ गया, t × b आ गया, तो आपसे पूछ देगा b का डायमेंशन लिखिए, तो आप लिख दोगे t × b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो आप b का लिख सकते हो, ये नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं जस्ट सोचा हूँ कि इसको भी बता दूं कि साइन के अंदर कुछ भी आएगा उसको भी लिख दीजिए डायमेंशन लेस, e की पावर कुछ भी आएगा उसको भी डायमेंशन लिख लीजिए, लॉग के अंदर जो भी आएगा उसको भी डायमेंशन, लाख के अंदर जो भी आएगा उसको भी डायमेंशन लेस लिखकर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जस्ट थोड़ा सा सिंपल बताना था, तो भी बता दिया, ठीक है। तो हमारा हो गया यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, काफी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेजरमेंट में और आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या आता है, एक आता है वर्नियर कैलिपर्स, एक क्या होता है, स्क्रू गेज होता है। तो चलिए उसको भी बता देता हूँ। अब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें एकदम पूरा डीप में नहीं जाने वाले हैं, जैसे जस्ट क्वेश्चंस पूछता है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो मैं दोनों साइड लिख लेता हूँ ऐसे, वर्नियर कैलिपर्स इधर लिख लिया, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। अब सबसे पहले क्या होता है, लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट देखिए और इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट से कितना मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल से आप कितना मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हो, तो 1 mm, तो आपका मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, देखिए इसका लिस्ट काउंट होता है 1/10 mm होता है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बता देते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स होता है समथिंग, आप देखे होंगे, तो नहीं बनाने वाला, फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि समथिंग ऐसा होता है। आप इसमें डिवीजन बनाया होता है, इसमें कितना 10 डिवीजन बनाया होता है, 10 डिवीजन बनाया होता है, और ये 10 डिवीजन मेन स्केल से 9 डिवीजन से कॉन्साइड करता है। समझ में आ रहा है, हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम अगर लिस्ट काउंट निकालना चाहें वर्नियर, हो सकता है कि आपका ऐसा ना हो, मतलब कि वर्नियर स्केल का डिवीजन 16 हो और मेन स्केल का डिवीजन कुछ और हो, मतलब अलग अलग दे दे, ठीक है ना। तो आपको लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोल दे, तो मैं मान लेता हूँ कैसे, तो हम लोग कैसे लिस्ट काउंट निकालते, बात आपको बताता हूँ। तो लिस्ट काउंट होता है
ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जब आपको कैलकुलेट हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको लेकर लिस्ट काउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप क्या इसको लिख सकते हो, वर्नियर, इसको आप लिख सकते हो क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10, ठीक है, 9/10 मेन स्केल डिवीजन लिख दिया आपने। अब इसको पुट कर यहाँ ला के रख दें। अब इसको उठा के यहाँ ला के रख दीजिए। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो अब इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 1/10 मेन स्केल डिवीजन। अब बताइए 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 1 mm होता है। तो ध्यान से देखेंगे 1/10 mm आपका लिस्ट काउंट हो जाता है वर्नियर कैलिपर्स का, जब मेन स्केल डिवीजन के 9 और 10 मतलब जब मेन स्केल का डिवीजन 9 हो और वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या हो, 10 हो। तो उसके लिए लिस्ट काउंट क्या होता है, 1/10 mm होता है। अगर मान लीजिए कि सम टाइम आपको बदल दे, क्वेश्चन बदलना चाहे तो बदल देगा, आराम से दे दे। वो दे दे कि आपको मान लीजिए दिया है वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है 6, मतलब कि 20 दे दिया है, और मेन स्केल डिवीजन आपको दिया है 16 दिया है, ठीक है? ऐसे मतलब कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है, 16 डिवीजन के बराबर है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे लिस्ट काउंट, आपको पता है लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ से अगर इसको हम बराबर करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको बराबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई 20, ऐसे लिख देंगे। आप इसको उठा के ला के यहाँ पर रख दीजिए। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा, 16/20, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले 4/20, हाँ 4/20 मेन स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है, 1 mm के बराबर होता है, 1 mm के बराबर हो रहा है। अभी कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, अब जो भी हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0.2 mm। तो इस केस में वर्नियर स्केल का या तो वर्नियर कैलिपर्स का, जैसे देखा जाए वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.2 mm हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप निकाल लोगे। बाकी हम डाटा कैसे लिखते वो देखिए। कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है, उसका डायमीटर मेजरमेंट किया आपने, डी मेजरमेंट किया, तो ऐसे मेन स्केल पर रीडिंग आया 1 पॉइंट कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, 1.1 सेंटीमीटर, और बोलेगा डिवीजन सातवां डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो रिजल्ट इक्वल टू हो जाता है आपका, वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, एन इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बात समझ में आ रही है? तो मेन स्केल रीडिंग कितना है आपका, 1.1 सेंटीमीटर। अब n क्या हो जाएगा, 7, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1/10, ठीक है, 1/10 mm। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है अच्छे से? अब इसको हम ऐड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब इसको अगर mm में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 11 mm हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.7 mm हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11.7 mm हो जाएगा, या तो आप लिख सकते हो 1.17 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, आराम से आप कर सकते हो। अब स्क्रू गेज में, अब स्क्रू गेज का क्या होता है, लिस्ट काउंट देखो 1/100 mm होता है, ठीक है, 1/100 mm होता है। अब इसमें क्या होता है, एक स्क्रू
स्केल होता है, स्क्रू गेज स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। अब जैसे मेन स्केल का एक और नाम देते हैं यहाँ पर, पिच स्केल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पिच स्केल बोल दीजिए, या तो फिर मतलब स्क्रू गेज का जो स्केल होता है उसका नाम है सर्कुलर स्केल है। क्या बोल दिया मैंने? पिच स्केल एंड सर्कुलर स्केल, ऐसे बोल दिया। इसका भी अगर रिजल्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं रिजल्ट? मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे? एन इंटू सर्कुलर स्केल लिस्ट काउंट, या तो सर्कुलर स्केल लिस्ट काउंट नोट लिखिए, ऐसे लिख दीजिए स्क्रू गेज लिस्ट काउंट, ऐसे लिख दिया हमने। अब मान लीजिए कि मेन स्केल आपने मेजरमेंट किया कितना? 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे मेजरमेंट किया। और कौन सा डिवीजन? अब देखिए सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन हो सकते हैं? या तो 50 होंगे या तो 100 होंगे। बात समझ में हो रहा है? समझ में आ रहा होगा? या तो 50 होगा या तो 100 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिख लेंगे। और बात देखिए, अब उसके बाद होता है कि एक दो चीज और पूछ देता है, पिच ऑफ द स्केल क्या होता है और लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पर होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। अब पिच क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्क्रू गेज लीजिए, आप जो वहाँ पर मतलब कि सर्कुलर स्केल होता है उसको एक राउंड घुमाइए आगे या पीछे, तो जितना मेन स्केल में आगे या पीछे जाता है डिस्टेंस, उसको बोल देते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर 100 डिवीजन होता है तो 100 डिवीजन अगर सर्कुलर स्केल में होता है, एक बार घुमाते हैं तो कितना आगे बढ़ता है? 1 mm बढ़ता है। अगर लेकिन 50 डिवीजन होता है, एक बार घुमाते हैं तो कितना आगे बढ़ता है? 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो पिच क्या क्या हो सकता है? देखिए, तो पिच आपका 1 mm हो सकता है और कितना हो सकता है? 0.5 mm। ये कब होगा? जब 100 डिवीजन वाला हो आपके पास, क्या, स्क्रू गेज हो, और जब आपका 50 डिवीजन वाला हो तो आपका ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट काउंट लिखना होगा मुझे, तो क्या हो जाएगा? 1 mm डिवाइडेड बाई 100 डिवीजन लोगे तो 1/100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 0.5 और समझ में आ रहा है? तो दोनों केस में देखोगे आपका लिस्ट काउंट क्या आएगा? 1/100 mm आएगा। तो आप ऐसे 1/100 mm लिस्ट काउंट आ जाएगा। और रिजल्ट कैसे लिखते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू स्क्रू गेज लिस्ट काउंट, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये नॉर्मली छोटी सी चीज थी। अब यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना से काम हो जाएगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो हमारा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट खत्म हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भेजें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। और आप आगे बताइए, कमेंट करिए कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, या कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले तो कमेंट में उसका नाम लिखिए। मैं उस पर जल्दी से जल्दी वन शॉट वीडियो लाऊंगा। तो जैसे मैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का वीडियो बनाया हूँ, उसी तरह हर एक चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। बाय बाय, टाटा।